नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। सुबह के 5 बज चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों का व्यापार, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, फार्मा समेत दूसरे अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। धरा गया भगोड़ा नीरव मोदी का भाई नेहाल मोदी। अमेरिका में हुई गिरफ्तारी। भारत लाने की तैयारी शुरू। पीएनबी घोटाले में भाई नीरव की मदद करने का आरोप। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ के कारण 32 लोगों की मौत। मृतकों में 14 बच्चे भी शामिल। अब भी कई लोग लापता। पीएम मोदी ने जान माल की हानि पर जताया शोक। और बर्मिंघम टेस्ट के अंतिम दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत को जीत के लिए चाहिए 7 विकेट। इंग्लैंड ने 608 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गंवाए 3 विकेट। इंग्लैंड को जीत के लिए 536 रनों की जरूरत। इन सभी खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही सम्मेलन के इतर कई देशों के नेताओं के साथ वे द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद वो राजकीय यात्रा के लिए ब्राजीलिया जाएंगे। ये राजकीय यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 57 वर्षों के बाद पहली राजकीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की ये चौथी ब्राजील यात्रा है। इससे पहले वो 3 बार आ चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो एक राजकीय यात्रा पर पहुंचे। ग्लोबल साउथ के अहम समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आज से ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे। इस बार का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर सहयोग और नेतृत्व को नई दिशा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की चर्चा से होगी। इस सत्र में केवल ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके बाद एक वर्किंग लंच के दौरान शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक और वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। शाम को सभी नेताओं के लिए एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। The program on the 6th includes the first agenda item is the reform of the global governance, and thereafter there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. 7 जुलाई को सम्मेलन का चौथा एजेंडा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य होगा, जो कि नवंबर में ब्राजील COP30 की मेजबानी करेगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। सम्मेलन के बाद 4 अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। वैश्विक शासन और AI पर नेताओं का वक्तव्य, जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा, सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने की साझेदारी, ब्रिक्स नेताओं की घोषणा। 4 रिपोर्ट भी नेताओं को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, व्यापार परिषद, महिला व्यापार परिषद और सिविल सोसाइटी काउंसिल की रिपोर्ट। The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30 and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year in November, which is why climate change and COP issues become very important.
ब्राजील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को स्वर देने की कोशिश है। भारत की प्राथमिकताएं भी इन मुद्दों के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भविष्य के एजेंडे के लिहाज से और भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देशों के अलावा 12 साझेदार देश, 8 आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 10 परमानेंट सदस्यों वाला ब्रिक्स आज अपने स्थापना के सबसे गंभीर चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चुनौतियां और मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष ब्रिक्स के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। इसलिए आज ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निहित नहीं है कि कितने सदस्य देश इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं, बल्कि इसकी सफलता इस बात में है कि जो देश सदस्य हैं वो देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखें और आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अगर ब्रिक्स इस रास्ते पर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। डीडी न्यूज़ के लिए रियो द जेनेरो से पीयूष कैमरा पर्सन और जयशंकर कैमरा पर्सन के साथ मैं अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर के हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया से विशेष बातचीत की है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो द जेनेरो में हो रहा है और हमारे साथ हैं ब्राजील में भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया। सर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व में कई तरह के संकट हैं, और ऐसे में भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं इस शिखर सम्मेलन के लिए? पहली बात तो आपको ये समझना कि ब्रिक्स का जो मेन एजेंडा है वो शुरू से रहा है ग्लोबल गवर्नेंस का रिफॉर्म करना, और इस बार भी ब्राज़ील की अध्यक्षता में जो इस सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उसका मेन एजेंडा भी ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का ही रहेगा। उसके अलावा ब्राज़ील ने चुने हैं कई और विषय, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। सर, आपने विस्तार की बात की। ब्रिक्स 4 देश से शुरू हुआ, फिर 5 बना और आज 10 फुल मेंबर हैं और कई कतार में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि दुनिया में ब्रिक्स के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, खास करके ग्लोबल साउथ में? ग्लोबल साउथ के प्रति आकर्षण तो हमेशा रहा ही है। भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ को प्रमोट किया है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हम हमेशा करते रहे हैं। हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे हमारा एक आईटेक प्रोग्राम रहता है, वो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हम करते हैं। हम आईटी सेंटर्स बनाते हैं, हम और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन है विदेश मंत्रालय में, जिसका मेन काम जो प्रगतिशील देश हैं उनमें कार्य करने का है। तो ग्लोबल साउथ के देश भी लगता है ब्रिक्स में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। देखिए, एक्सपेंशन जो हुआ है उसके हिसाब से ऐसा है, और आगे भी जैसा ये, क्योंकि ब्रिक्स एक देश डिसाइड नहीं करता है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा, तो जैसे जैसे मिलकर के मेंबरशिप डिसाइड करेगी वैसे वैसे इसका विकास होता रहेगा। तो ग्लोबल साउथ के 2 महत्वपूर्ण देश भारत और ब्राज़ील एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। डीडी न्यूज़ के लिए ब्राज़ील के रियो द जेनेरो से कैमरा पर्सन जयशंकर और पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन। अब ग्लोबल साउथ के 2 अहम देश हैं भारत और ब्राज़ील, और दोनों ही हैं कृषि प्रधान देश। दोनों ही तरफ की सरकारों का जोर है कृषि के क्षेत्र पर सहयोग बढ़ाने पर। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने बात की भारत और ब्राज़ील के 2 कृषि व्यवसायियों से, जिन्होंने बताया कि कैसे आपसी सहयोग से दोनों देशों के किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को फायदा हो सकता है। दुनिया के ग्लोबल साउथ में जिन 2 देशों के पास कृषि में काफ़ी महारत है वो है भारत और ब्राज़ील। मनीष जी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में रुचि है, आप एग्रीकल्चर में बाहर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बाहर से पूंजी आकर्षित करना चाहते हैं। ये जो ब्राज़ील के जो हमारे जो टियागो बोल रहे हैं, इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है भारत के किसानों को? देखिए, भारत के किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो मैं अभी इनकी टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, जो इन लोगों की बातें भी सुनी हैं, तो उससे लग रहा है कि ये लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, और इनके जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, वो हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है।
अगर हम लोग, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट एफपीओस को प्रमोट कर रही है, एफपीओस के थ्रू हम जो छोटे फार्मर्स हैं उनको हम कंबाइन करके और उसके साथ में कोल्ड चेन का इस्तेमाल करते हुए अगर इनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो हम फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस भी दे पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन भी हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। तो भारत के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर भारत और ब्राज़ील में कोई सहयोग होता है तो उससे क्या करेंगे? यहाँ पूंजी लगाएंगे, यहाँ की पूंजी वहाँ ले जाएंगे, या यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ ले जाएंगे? कैसे ये सहयोग होगा? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है इनके पास, तो इनके पास जो है एग्रीकल्चर बेस बहुत स्ट्रांग है। तो हम यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को भी उधर ले जा सकते हैं, वहाँ यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ भी वहाँ ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी हम लोग और थोड़ा मंथन करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आने की उम्मीद है इन आने वाले 2 दिनों में। कल अपने पीएम साहब भी आ रहे हैं जो कि हमेशा हम लोग के लिए एनर्जी बूस्टर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ ना कुछ अच्छा हमें और सहयोग मिले। तो भारत और ब्राज़ील के बीच में जो संबंध है उन संबंधों में एग्रीकल्चर एक खास उसका फैक्टर है, और अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत और ब्राज़ील साथ में बढ़ें तो निश्चित तौर पे ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ताकि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ पर एग्रीकल्चर के मामले में, नई तकनीक के मामले में हमारी निर्भरता कम होगी। और ख़ास बात यह है कि ब्राज़ील में भी छोटे किसान हैं और भारत में भी छोटे किसान हैं, तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज़ के लिए। 2 दिनों के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील पहुंच चुके हैं। भारत से भी बड़ी संख्या में उद्यमी रियो डी जेनेरो पहुंचे हैं। भारतीय उद्योगपति ब्राज़ील के साथ व्यापार में सहयोग बढ़ाने में इच्छुक हैं। उनसे खास बातचीत की है रियो डी जेनेरियो में हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। रियो द जेनेरो में 6-7 जुलाई को ब्रिक्स समिट होने वाला है और उस ब्रिक्स समिट के पहले भारत और कई तरह के आयोजन कर रहा है। तो क्या होगा जब ब्राज़ील और इंडिया मिलेंगे, इस पर यह सम्मेलन यहाँ हो रहा है। और इस सम्मेलन में हमारे साथ हैं कई लोग जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो ब्राज़ील के साथ मिलकर नए तरीके का संबंध विकसित करना चाहते हैं। मोदी जी और प्रेसिडेंट लूला के बीच में बात होगी और ब्रिक्स सम्मेलन भी हो रहा है, तो इसमें कुछ आप सोच रहे हैं कि राहत कुछ मिलेगा? हाँ, टैरिफ में हमारा राहत मिलेगा और जो यूरो नॉर्म्स हैं, यूरो 6 था यहाँ पे और इंडिया में BS6 चल रहा है। अब दोनों में जाके ऑलमोस्ट सिमिलरिटी हो गई है। अब इस पे समझौता होगा दोनों की जो भारत के मोदी साहब मिलेंगे और जो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री साहब मिलेंगे, वो दोनों के बीच ये बातचीत होगी कि फ्री ट्रेड होगा और टैरिफ रेट में हमारा एक डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रही। मेरे को यहाँ पे बहुत खुशी हुई है देख के कि यहाँ पे भी बहुत चर्चा चल रही है स्टार्टअप्स को लेके, और मेरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री से कि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए जो पूंजी चाहिए, जो कोई भी मार्केट ओपनिंग करनी है यहाँ के लिए, वो करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहन करा है। यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर ड्यूटी 10 से 35% है, वो हम चाहते हैं कि कम हो जाए तो एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज़ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेस फॉर इन जनरल। मैं यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ब्याह पे आया हूँ और काफ़ी कुछ अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे मिला है। हमारी एक हेल्थ टेक कंपनी है और हम मूलतः काम कर रहे हैं जो डिजिटल, जो स्मार्ट इकोनॉमी आज के है, वो सेफ भी नहीं है उतना, क्योंकि उसमें खतरे हैं जो शरीर के स्वास्थ्य पे और सेफ्टी पे भी उसका असर है। तो हम लोग विश्व के पहले लोग हैं जो सिग्नल क्वालिटी और स्ट्रेंथ को बगैर चेंज किए उसकी जो हानिकारक जो पद्धति है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ब्राज़ील और भारत जब मिलेंगे तो कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं, और जो अंदर सम्मेलन चला है उस सम्मेलन में ब्राज़ील के अधिकारी मौजूद हैं और ब्राज़ील के बिजनेसमैन मौजूद हैं, भारत के अधिकारी मौजूद हैं और भारत के बिजनेसमैन मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे ब्रिक्स समिट के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट लूला से मिलेंगे तो दोनों देशों के बीच में चुनौतियां क्या हैं व्यापार में, और दोनों देशों के बीच व्यापार में अवसर क्या है, इन सारी चीज़ों पर विचार होगा। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन, रियो द जेनेरियो से। हर साल दुनिया भर के लाखों लोग रियो डी जेनेरियो में क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 30 मीटर है। इससे रियो डी जेनेरियो की पहचान माना जाता है। इस मशहूर प्रतिमा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। आइए देखते हैं ब्राज़ील की इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान की एक झलक।
दुनिया को आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ी ईसा मसीह की एक प्रतिमा रियो द जेनेरियो के कोरकोवाडो पहाड़ पर स्थित है। इसे माना जाता है ब्राजील की परंपरा में, ब्राजील के धार्मिक सहिष्णुता में और ब्राजील में शांति, दया और करुणा दिखाने में इस मूर्ति को एक प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति के माध्यम से दुनिया के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश होती है कि अगर गंभीर से गंभीर संकट का भी सामना करना हो तो आदमी पहाड़ पर भी चढ़कर मूर्तियां मिरेकल कर सकता है। रियो द जेनेरियो में इस मूर्ति के अगल बगल आप देखेंगे तो तरह तरह के दृश्य हैं। इस दृश्य को देखकर आपको लगेगा कि ये दृश्य जो है समुद्र का है, ये दृश्य पहाड़ का है और ये दृश्य मानव के उस सारे प्रयास का है जो मानव जाति को, मानव प्रजाति को खूबसूरत बनाते हैं। तो इसी रियो द जेनेरियो में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया के कई ग्लोबल साउथ के देश शामिल होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए हैं। अखिलेश सुमन, रियो द जेनेरियो से कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ डीडी न्यूज़ के लिए। ब्राजील में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के निदेशक डॉक्टर ज्योति शुक्ला ने बताया है कि कैसे भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से दोनों देशों की सरकारों के साथ साथ जनता भी करीब आ रही है और ये दोनों देशों की डिप्लोमेसी को भी बल प्रदान कर रही है। डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला है हमारे साथ, ये ICCR की डायरेक्टर है ब्राज़ील में। डॉक्टर शुक्ला, ये भारत ब्राज़ील में कैसा है? भारत ब्राज़ील में देदीप्यमान है। भारत की संस्कृति के प्रति जिस प्रकार का रुचि है, जिस प्रकार का गहरा आत्मीयता है और जिस प्रकार की जिज्ञासा है, ऐसा बहुत कम जगह है। ब्राज़ीलियन भारत से प्रेम करते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, भारत के बारे में सीखना चाहते हैं। आप इन लोगों को कैसे सिखा रही हैं, कैसे बता रही हैं? देखिए, ऐसा है कि ICCR का सेंटर यानी कि स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर जो साओ पाउलो में है, हम योगा की क्लासेस लेते हैं, हम हिंदी की क्लासेस लेते हैं, हम कुछ संस्कृत सिखाते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स की हम ओडिसी सिखाते हैं और उसके अतिरिक्त हमारे 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। पहला कैंपस कनेक्ट यानी हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से जोड़ते हैं सेंटर को। दूसरा हमारा है एक्सपीरियंस इंडिया डे, जिसमें हम यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, जो यंग विद्यार्थी, यंग स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज के, उसके साथ हम यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं यानी एकेडमिक कनेक्ट की बात करते हैं, उन्हें हम भारत का परिचय देते हैं। एक पूरा दिन अपने यहाँ रखते हैं और अनुभव देते हैं कि भारत है क्या। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है इंडिया इन योर लाइब्रेरी, यानी जो यहाँ की लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी में भारत के बारे में इतनी किताबें नहीं है। अब पिछले 10 साल में किताबों की संख्या बढ़ी है, रुचि बढ़ी है, उत्साह बढ़ा है। तो क्या पोर्तुगीज में वो किताबें आप देते हैं? नहीं, हम अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराते हैं और कुछ अनुवाद का भी हम काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी हम यहाँ होम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपना, जिसमें हम एक मंत्र का पूरा DVD प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हमने कहा है कि मंत्रा फ्रॉम ब्राज़ील, उसका जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील बहुत ऐसा देश है जहाँ संगीत के प्रति बहुत आकर्षण है, नृत्य के प्रति। तो हमने कार्निवल में पिछली बार ICCR की ओर से, भारत के कॉन्सुलेट की ओर से, हमने पूरा एक बॉलीवुड का सेक्शन हमने कार्निवल में रियो में प्रेजेंट किया और साओ पाउलो में प्रेजेंट किया, जिसमें करीबन 5 से 7 हज़ार लोग आए। भारत और ब्राज़ील राजनयिक तौर पे और व्यापारिक तौर पे और यहाँ तक कि जो राजनयिक पूरा जो ढांचा है पूरे दुनिया का, उस ढांचे में एक दूसरे को करीब आकर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। उसमें कल्चर का, पीपल टू पीपल कनेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसे करने की कोशिश ICCR कर रही है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं यहाँ रियो द जेनेरियो से अखिलेश सुमन, DD न्यूज़ के लिए। ब्राज़ील में कुछ युवाओं के एक समूह को देख करके लगा कि भारत की संस्कृति में यहाँ के लोगों की कितनी दिलचस्पी है। ये समूह भारत के पौराणिक मंत्रों में गहरी रुचि रखता है। संस्कृत और हिंदी न जानते हुए भी ये युवा अपने ही तरीके से पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप भी देखिए कि ये युवा पूरी श्रद्धा भाव से कैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ब्राज़ील में भारत कैसा है और किस तरह से ब्राज़ील के लोग भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को और यहाँ तक कि भारत के जो पौराणिक मंत्र हैं उसको अपना रहे हैं अपनी शांति के लिए, एक नए तरीके के जीवन को समझने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि ब्राज़ील और भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सीख रहे हैं और यहाँ वे गाने जा रहे हैं गायत्री मंत्र हमारे सामने।
धीमहि तो ये लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी ये नहीं जानते, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर की जो भावना है वो समझते हैं। और इसके बारे में बताएंगे हमारे साथी कि कैसे इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ना सीखा, कैसे ये गायत्री मंत्र जानते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा काफ़ी सारे मंत्र हैं। वो मुझे ये आश्चर्य होता है कि उनको शायद मीनिंग भी पता नहीं है, बस जिस तरह से गाते हैं ना तो लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फील करके गाते हैं। हाउ डू यू लर्न टू प्रैक्टिस इट? Oh, it was through yoga classes. And the first time that I already chanted at home, but the first time that I chanted in front of other people was in a kirtan. So I had this practice for many years, joining kirtan movements in my cities, and also my daily practice, which is singing mantras every day. How did you come in contact with kirtan group? Brazilian people, they went to India, received the teachings and brought it for us. That was my first contact. And I'm very happy for it because it was how the culture came to me and I was touched by it. ब्राज़ील के कुछ लोग भारत में गए थे और जब वे भारत से लौटकर ब्राज़ील आए तो भारत की संस्कृति को भी लेकर यहाँ आए और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने कीर्तन ग्रुप बनाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ बायलैटरल मीटिंग के लिए, उस समय ये लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और अपनी संस्कृति से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना की यात्रा बेहद सफल रही। अर्जेंटीना यात्रा की समाप्ति पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अर्जेंटीना की मेरी यात्रा बहुत ही उपयोगी रही है। उन्होंने लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चर्चाएं हमारी द्विपक्षीय मित्रता को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेंगी और मौजूदा प्रबल संभावनाओं को पूरा करेंगी। मैं राष्ट्रपति माइले, सरकार और अर्जेंटीना के लोगों को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूं।
अर्जेंटीना के दौरे पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्यूनस आयर्स की सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जॉर्ज मैक्री ने ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यूनस शहर की चाबी मिलने पर कहा कि वह इसे पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सत्य, अहिंसा और मानवता के बल पर महात्मा गांधी जी ने एक ओर जहां भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया था, तो वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में सह अस्तित्व, करुणा और सहयोग के मूल्यों को जीवंत किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते रहे हैं। प्रधानमंत्री देश ही नहीं, दुनिया में भी बापू के विचारों का न केवल प्रचार करते हैं, बल्कि विदेशी धरती पर भी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं भूलते। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अब तक दी गई श्रद्धांजलि पर देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज बापू की प्रतिमाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई प्रमुख देशों में स्थापित हैं और ये उनके विचारों की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। महात्मा गांधी एक ऐसी महान आत्मा जिन्होंने न सिर्फ एक राष्ट्र को स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर किया बल्कि पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उनकी प्रेरणा महाद्वीपों की सीमाएं पार कर आज भी हर कोने में गूंज रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपिता को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दी गई श्रद्धांजलि एक कालातीत आदर का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि बापू की विरासत केवल अतीत की नहीं बल्कि आज और आने वाले कल की भी रोशनी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने अपने अर्जेंटीना दौरे के दौरान 6 जुलाई 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्यूनस आयर्स में श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विदेशी धरती पर दी गई श्रद्धांजलि पर एक नजर डालें तो 30 सितंबर 2014 को वाशिंगटन डीसी यूएसए में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। 16 नवंबर 2014 को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 12 मार्च 2015 को मॉरिशस में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। 12 अप्रैल 2015 को हनोवर जर्मनी में कुलेमैन स्ट्रेस में महात्मा गांधी की प्रतिमा का पीएम मोदी ने अनावरण किया। 11 जुलाई 2015 को तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 12 जुलाई 2015 को किर्गिस्तान के बिश्केक में महात्मा गांधी की प्रतिमा का पीएम ने अनावरण किया। 12 नवंबर 2015 को लंदन यूके में गांधी प्रतिमा पर पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 8 जुलाई 2016 को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में कॉन्स्टिट्यूशन हिल में महात्मा गांधी को पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। 11 जुलाई 2016 को केन्या के नैरोबी विश्वविद्यालय में गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 24 जून 2017 को पुर्तगाल के लिस्बन में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 फरवरी 2019 को सियोल के योनसेई विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का पीएम मोदी ने अनावरण किया। 29 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन के कीव में गांधी प्रतिमा पर पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन, गुयाना में प्रोमेनेड गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा को पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 6 जुलाई 2025 को अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सत्य, अहिंसा और मानवता के बल पर महात्मा गांधी ने न केवल भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया बल्कि पूरी दुनिया को सहअस्तित्व, करुणा और सहयोग जैसे मूल्यों की एक नई दिशा दी। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी विश्व को मार्गदर्शन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शांति निकेतन के संस्थापक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर भी
प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव की प्रतिमा जो स्थित है उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बताएं कि गुरुदेव टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना का दौरा किया था और इस देश के कई लोगों, खासतौर पर जो वहाँ के विद्वान और जो छात्र हैं, उनके मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, हम भारत में अपने देश के इतिहास और संस्कृति में गुरुदेव टैगोर के योगदान पर बहुत गर्व करते हैं। सीखने और शिक्षा पर उनका जोर भी बहुत प्रेरक है। और पीएम मोदी की अर्जेंटीना यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक रही। दोनों नेताओं ने सहयोग को बढ़ाने और नए अवसरों के द्वार खोलने पर चर्चा की। ये यात्रा भारत और अर्जेंटीना के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा लैटिन अमेरिका की ओर भारत के जुड़ाव में एक नया अध्याय है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल होसे दे सेन मार्टिन को श्रद्धांजलि दी। सेन मार्टिन के साहस और नेतृत्व ने अर्जेंटीना के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे आज भी देशभक्ति और संकल्प के प्रतीक माने जाते हैं। ब्यूनस आयर्स स्थित प्रेसिडेंशियल पैलेस कासा रोसादा में राष्ट्रपति हैवियर मिले ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, जो दोनों देशों के बीच मित्रता और आपसी विश्वास का प्रतीक है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मिले के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जहां भारत अर्जेंटीना संबंधों के पूरे आयाम की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने व्यापार, तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और दवाओं सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और मर्कोसुर व्यापार समझौते के विस्तार में अर्जेंटीना का समर्थन मांगा, जिससे दोनों देशों को साझा लाभ मिल सके। The two leaders discussed the necessity of diversifying and expanding bilateral trade. The Prime Minister requested Argentina's support in expanding the India-Mercosur preferential trade agreement, noting that such an expansion can bring mutual benefits for both sides and open up new opportunities. दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा जताई, ताकि रणनीतिक हितों को मिलकर आगे बढ़ाया जा सके। कृषि के क्षेत्र में भी दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने पर जोर दिया और संयुक्त कार्यबल की जल्द बैठक बुलाने की बात कही। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना में भारतीय दवाइयों की आसान पहुंच के लिए नियामक प्रक्रियाओं में सुधार का आग्रह किया, ताकि वहां की जनता को सस्ती और जीवन रक्षक दवाइयों का लाभ मिल सके। He discussed the possibility of India being moved from Annex 2 to Annex 1 of Argentina's pharmaceutical regulatory framework, which would facilitate smoother entry of Indian pharmaceutical products into the Argentine market. ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना को भारत की ऊर्जा जरूरतों और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए एक अहम साझेदार बताया। The two leaders also had an opportunity to discuss cooperation in the energy and critical mineral sectors. The Prime Minister underlined India's growing energy and industrial needs and emphasized that Argentina could serve as a reliable partner in supporting India's developmental journey. दोनों नेताओं ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के तहत सहयोग पर चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना को बिग कैट संरक्षण के प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई पर भी चर्चा की और इसके जरिए उत्पादकता, अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण और लक्षित लाभ वितरण को बढ़ावा देने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद अर्जेंटीना के मजबूत समर्थन और एकजुटता के लिए राष्ट्रपति मिले को धन्यवाद दिया। ब्यूनस आयर्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत को भी नमन किया। ये दोनों महापुरुष भारत और अर्जेंटीना के गहरे सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक हैं, जिनकी शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व की सोच आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करती है। पीएम मोदी को ब्यूनस आयर्स शहर की सिटी की भी भेंट की गई। ये सम्मान उन्हें अर्जेंटीना भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। भारत और अर्जेंटीना दोनों ही देश टेक, ट्रेड
और ट्रस्ट की नींव पर एक मजबूत साझेदारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अर्जेंटीना दौरे के दौरान दोनों ही देश लिथियम से लेकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर सहयोग बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक बेहतर भविष्य के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन विनय के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक सहित रूस के वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत रूस के दीर्घकालिक साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी मजबूत और दृढ़ बनी हुई है। दोनों नेताओं ने हाल ही में ब्रिक्स में शुरू की गई विभिन्न पहलों के तौर तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने वित्तीय क्षेत्र में सहयोग के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारमण ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिए गए समर्थन के लिए अपना आभार भी व्यक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय जो बैंक की गवर्नर्स की बैठक हो रही है, वहां पर ब्राजील के वित्त मंत्री के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करने और क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों में आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ब्राजील द्वारा निर्धारित एजेंडे और प्राथमिकताओं का समर्थन करता है। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि जनवरी 2026 में भारत जब ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा तो लक्ष्य उन्मुख सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत और ब्राजील रणनीतिक साझेदारी के रूप में कई क्षेत्रों में गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में राष्ट्र सेविका समिति मेधाविनी सिंधु सृजन, दिल्ली प्रांत और शरण्या द्वारा राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका और आद्य संचालिका लक्ष्मीबाई केलकर जी यानी मौसी जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में संकल्प दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अलौकिक राष्ट्र प्रेरक और दिव्य विभूति वंदनीय मौसी जी इस विषय पर व्याख्यान भी आयोजित किया गया। इस मौके पर मेधाविनी वार्षिक विशेषांक पत्रिका और विकास गाथा राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में NDTF के अध्यक्ष अजय कुमार भागी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता अक्का जी मौजूद रही, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सूर्या रोशनी की निदेशक पूजा सूर्या ने की। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था, जिसमें आदरणीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर जी, जिनके द्वारा राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना की गई, एक देश की बहनों को देश के प्रति अपना समर्पण दिखाने का जो पाथ्य उन्होंने दिया, आज पूरी की पूरी भारतवर्ष की हर महिला उनके लिए धन्यवाद प्रेषित करती है कि उन्होंने जो किया, आज सेविका समिति के माध्यम से बहनें समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर सकती हैं। खिलौने सिर्फ बच्चों का मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि अब ये भारत की अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। यही दिखाई दे रहा है दिल्ली में चल रहे 16वें इंटरनेशनल टॉय एक्सपो में, जिसमें बड़ी संख्या में डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स और बायर्स भी शामिल हो रहे हैं, जो भविष्य के स्मार्ट खिलौनों के साथ साथ इस सेक्टर में उभरते भारत की तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये रिपोर्ट। जहां तक नजर जा रही है, बस खिलौने ही खिलौने दिखाई दे रहे हैं। जी हां, ये कोई आम मेला नहीं, बल्कि खिलौनों की एक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया है जो बसी है भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में। मौका है 16वें इंटरनेशनल टॉय एक्सपो का, जहां परंपरागत लकड़ी के खिलौनों से लेकर AI से लैस स्मार्ट रोबोट तक जैसे खिलौने तो मौजूद हैं ही, साथ ही मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत वाले विशेष खिलौने भी हैं। खिलौनों की इतनी वैरायटी शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी, जहां खिलौनों का पूरा संसार बसता है।
मेक इन इंडिया जो है उस पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। कई ऐसी कंपनियाँ जो कि भारत में खिलौनों का निर्माण कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है खिलौने यहाँ से विदेशों तक में भेजे जा रहे हैं, वो कंपनियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं। B2B बिजनेस यहाँ पर हो रहे हैं, डीलिंग्स यहाँ पर हो रही है और कई देशों के यहाँ प्रतिनिधि भी आए हुए हैं जो कि यहाँ पर B2B मीटिंग्स यहाँ पर कर रहे हैं। 350 से ज़्यादा कंपनी भाग ले रही हैं और 400 ब्रांड यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। हमारा मेन उद्देश्य है देश में खिलौने की उत्पादन को बढ़ाना और डोमेस्टिक मार्केट में अपना शेयर को इंक्रीज़ करना। साथ साथ आपको बताएं कि प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले रियो डी जेनेरो के एयरपोर्ट पे पहुंचे और अब वो वहां पर जो होटल है वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में जो भारतवंशी हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो के होटल पहुंचे तो बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में प्रवासी भारतीयों ने
साइड आ रही है।
और पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन की गूंज ब्राज़ील में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में प्रवासी भारतीय ऑपरेशन सिंदूर का पेंटिंग बनाकर खड़े थे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन से बातचीत में ब्राज़ील में रह रहे भारतीयों ने ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपने उद्गार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रियो द जेनेरो आने के बाद ये प्रवासी भारतीय जो यहाँ रहते हैं वो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लेकर यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लिया है और यहाँ ये सारे लोग आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो द जेनेरो में जब आए उसके बाद तरह तरह के लोगों ने, कई उम्र के लोगों ने उनका स्वागत किया। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं इंडिया से आया हूँ, मुंबई से। अच्छा। स्पेशली टू सी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आवर पीएम। हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, वी वर वेरी एक्साइटेड। उनको देखते ही हम लोग ऐसी स्माइल आ जाती है चेहरे पे, इधर यू कैन स्टॉप। और ये हमारा सेकंड टाइम था कि उनसे मिलने का ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो हम बहुत बहुत खुश थे। हमको पहले भी मौका मिला था, आज वापस मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। उन्होंने हमको याद किया कि यस G20 में वो आए थे, तो वी आर वेरी हैप्पी। जिस तरह वो हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं एज अ वेरी वेरी ग्रेट लीडर, हम चाहते वही कंटिन्यूड रहे और हमारी इंडिया ब्राज़ील रिलेशनशिप और सब कुछ और अच्छा होता जाए, मजबूत। बिल्कुल। आप ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लिए हुए हैं। जो हमारा मोटिव था मोदी जी को, हमारा ये संदेश था कि हम हर सिचुएशन में आपके साथ हैं। उन्होंने इतने अच्छे ढंग से जो सिचुएशन को समझा और उस पर एक्शन लिया और जिस तरह से काम किया, वो हम ये नहीं बोल सकते, हम तारीफ़ ही नहीं कर सकते जो उन्होंने किया है। तो ये हमारे डांस के थ्रू एक डेडिकेशन था हमारी आर्म फोर्स को, और उनके लिए सिर्फ धन्यवाद बोल सके। भारत से इतने दूर होकर भी लोगों को ऑपरेशन सिंदूर का मतलब पता है। ब्राज़ीलियन भी एक्साइटेड है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री आए थे, जिस तरह से योगा को प्रमोट किया, आयुर्वेद को प्रमोट किया, इस तरह से कल्चरल जो था ना गैप था, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने आई थिंक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मोदी जी को देख के और एनर्जी आ गया, और अब मुझे समझ में आ गया उनका ऑरा कैसा है। ये है प्रवासी भारतीयों का उत्साह। निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं कहीं भी तो अपने प्रवासी भारतीयों से मिलते हैं, तो इससे उनका भी उत्साह बढ़ता है और वहाँ जो रहने वाला समाज है, वहाँ जो ओरिजिनल समाज है, उस समाज में भी भारतीयों की इज्जत बढ़ती है। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ रियो द जेनेरो से DD न्यूज़ के लिए मैं अखिलेश सुमन। तो रियो डी जेनेरो में एक बार फिर से मिनी भारत की एक झलक दिखाई दी और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किस तरह से कृतज्ञता वहाँ के भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। आप देख रहे थे ये स्पेशल प्रोग्राम। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे है श्री राम मंदिर अयोध्या से सीधा प्रसारण आरती का, आप उसका आनंद लीजिए। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।